दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत की सत्ता को सबसे ज़्यादा वक्त तक अपनी मुट्ठी में रखने वाली कांग्रेस की। देश को कश्मीर और तिब्बत जैसे कभी ना भरने वाले घाव देने वाली कांग्रेस। लेकिन क्या ये कांग्रेस हमेशा एक जैसी ही रही है? क्या कांग्रेस के इतिहास में कुछ ऐसा भी है जिसने इस लंबे समय तक देश की कुर्सी पर काबिज बनाए रखा? दरअसल कांग्रेस से जुड़े इन अनसुलझे सवालों के लिए हमें अतीत के कुछ पन्नों को खंगालना होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम 1890 के दशक की सारी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, पहले तो हम आपको बता दें कि 1890 से 1900 के बीच कांग्रेस के नेता दो हिस्सों में बंट चुके थे, जिनके नाम थे नरम दल और गरम दल। नरम दल का गठन भारत की स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी के दो खेमों में विभाजित होने के कारण हुआ। जिस खेमे का नेतृत्व मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, वो खेमा नरम दल कहलाया। इसी बीच सरकार बनाने को लेके कांग्रेस के सदस्यों के मन में गहरा मतभेद उत्पन्न हुआ। ऐसे मतभेद उत्पन्न होने का कारण यह था कि मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि स्वतंत्र भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई मिलकर संयोजक सरकार बनाए, जो बात गंगाधर तिलक को नहीं भाई, जिसके कारण दो दलों का निर्माण हो गया, जहां एक दल का नाम नरम दल पड़ गया और दूसरे दल का गंगाधर तिलक ने बनाया, जिसे गरम दल नाम दिया गया। गंगाधर तिलक का मानना था कि यदि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो ये भारत के साथ फिर धोखा होगा। ये वंदे मातरम का नारा लगाते थे, जो मोतीलाल नेहरू को पसंद नहीं था, क्योंकि इसे भारतीयों के मन में उनके देश के लिए प्रेम जाग सकता है। जबकि मोतीलाल नेहरू बस अंग्रेजों के आगे पीछे घूमने और उनकी चापलूसी करने वालों में से थे। पहले गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू दोनों ही कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन जब मोतीलाल नेहरू का प्रस्ताव अंग्रेजों के हित में दिखा तो गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया, और जब दोनों में सुलह नहीं हुई तो गंगाधर तिलक ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपना दल बनाया, जिसका नाम गरम दल पड़ा। नरम दल वाले अंग्रेजों के चमचे थे, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम के मन में ये बात डाल दी कि उन्हें वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए, क्योंकि इसमें बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा है, जिस कारण मुस्लिम ने वंदे मातरम गाना ही छोड़ दिया था। उस दौरान मुस्लिम लीग भी बन गई थी, जिसके प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कांग्रेस के उस घृणित चेहरे की, जिसे हम आज तक अनभिज्ञ हैं कि किस तरह से 80 के दशक के कांग्रेस भारत की गौरवशाली जड़ों को खोखली करती आ रही है। जब सन 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उखड़ गया और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया गया, तब ब्रिटिश शासन के एक पूर्व अध्यक्ष एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा कांग्रेस नाम के एक लोकतांत्रिक और देश विरोधी दल की स्थापना की गई। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यही था कि 1857 की क्रांति की किसी तरह से पुनरावृत्ति न हो सके, इसीलिए देश विरोधी ताकतों को सरकार के पक्ष में करने के लिए अंग्रेजी कुशासन ने कांग्रेस की स्थापना की, और कांग्रेस में शामिल होने की प्राथमिकता भी उन्हें ही दी गई जो अंग्रेजी शासन के हितग्राही थे, उनके प्रति वफादार थे। और इसी कड़ी में कांग्रेस के संचालक और संस्थापक ह्यूम ने कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी को बनाया, क्योंकि बैनर्जी स्वयं ब्रिटिश शासन के कट्टर अनुयायी रहे हैं और उनके अनुसार भारत ब्रिटिश शासन के साथ ही प्रगति की और अग्रसर होगा। इसके बाद कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को दबाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद कांग्रेस का 7वां अधिवेशन पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता होगा, जबकि कांग्रेस के कार्यों में कहीं भी राष्ट्रीयता की महक तक नहीं आती है। दरअसल पी आनंद चार्लू नरम दल के नेता माने जाते थे। वह ऐसा मानते थे कि बिना हथियार उठाए भी हम डोमिनियन स्टेटस ले सकते हैं। वह अहिंसा की बांसुरी बजाते रहे और उधर अंग्रेज उन क्रांतिकारियों का दमन करते रहे।
जो कांग्रेस की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1892 में व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। व्योमेश चंद्र बैनर्जी को उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष दूसरी बार चुना गया और उन्होंने दूसरी बार भी अपने कार्यों को बखूबी निभाया। उन्होंने अपने अधिवेशन में ब्रिटिश शासन की जड़ों को और मजबूत करने का संकल्प लिया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हथियार उठाने वालों के हाथ में अहिंसा का कटोरा थमा दिया, जिससे अंग्रेजी शासन की जड़ों को भारत में और अधिक मजबूती मिली। कांग्रेस का यह अधिवेशन खासा सुर्खियों में रहता था क्योंकि यह अधिवेशन इंग्लैंड में करने की शर्तें रखी गई थी, परंतु लोगों के विरोध के कारण यह अधिवेशन भारत में ही संपूर्ण करना पड़ा। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 28 दिसंबर 1895 को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में तिलक ने M.G. रानडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच पर बंद करवा दिया था। कांग्रेस द्वारा इस दशक में किए गए अधिवेशन में से एक भी अधिवेशन में स्वराज्य या स्वतंत्र लोकतंत्र की मांग की महक नहीं आई। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शासन के हाथों में चलने वाली कठपुतली थी जो केवल अंग्रेजों के साथ अपना स्वार्थ साधना ही जानती थी और वह आज तक यही करती है। ये इसके बाद साल 1896 में अध्यक्ष बने रहमतुल्ला एम सियानी, जो एक ख्वाजा मुस्लिम परिवार से थे। वे स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के साथ ही शुरू से ही जुड़ गए थे और 1885 में इसके पहले सत्र में भाग लेने वाले दो भारतीय मुसलमानों में से एक थे। बदरुद्दीन तयाबाजी के बाद रहमतुल्ला एम सियानी राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले दूसरे मुस्लिम थे। सियानी ने हमेशा से मुसलमानों का ही साथ दिया। सियानी ने मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने का आग्रह किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुसलमानों की आपत्तियां जताईं, लेकिन सियानी ने उन आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उन्हें शामिल कर लिया। आपको बता दें कि इसके बाद 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने सी शंकरन नायर, जो भारतीय न्यायविद और राजनेता थे। शंकरन नायर को मद्रास राज्य और मद्रास उच्च न्यायालय 1908 के न्यायाधीश के लिए सरकारी वकील 1899 महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। अपने सबसे प्रसिद्ध फैसले में उन्होंने हिंदू धर्म में धर्मांतरण को बरकरार रखा और कहा कि इस तरह के धर्मांतरण कानूनी तौर पर वैध माने जाएंगे। इसके बाद आने वाले सालों में कांग्रेस की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त, N.G. चंद्रकर ने संभाली, लेकिन इन्होंने भी वही सब किया जो कांग्रेस की नस नस में समाया हुआ था। वामपंथियों की ओर झुकाव रखने वाले इन अध्यक्षों ने न सिर्फ अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, बल्कि देश की जनता को गुमराह करने का भी काम किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कांग्रेस की फितरत इसके जन्म से ही ऐसी बनी हुई है। आज के कांग्रेसियों में हमें जो बेईमानी, भेदभाव, वामपंथी मानसिकता और मक्कारी देखने को मिलती है, वो दरअसल उन्हें विरासत में मिली है। दोस्तों, इस सीरीज में आने वाले वीडियोस में हम कांग्रेस के हर एक पहलू पर, हर कालखंड पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रलय टीवी।